जातिवाद होता है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन शिक्षण संस्थानों में ये किन किन रूपों में विराजमान है, क्या वे सभी रूपों के बारे में आप जानते हैं? नहीं ना? क्यों हरिशंकर परसाई जी ने अपने लेख स्वस्थ सामाजिक हलचल और अराजकता में कहा है कि सर्वोच्च शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय जातिवाद के घृणित अड्डे हैं। शिक्षण संस्थानों में किस किस तरह का जातिवाद होता है ये हमने जूठन में भी पढ़ा। जब त्यागी इंटर कॉलेज बरला के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसमें पढ़ाने वाले सभी अध्यापक त्यागी थे और वे किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते थे जात के आधार पर। और यहीं पर दलित ब्राह्मण पुस्तक में भी हमने आत्मकथा और सफेद मक्खी में उसका थीसिस चोरी वाला रूप देखा। आज की कहानी में एक और रूप आपके सामने आएगा कि भर्ती में घोटाले किस तरीके से होते हैं शिक्षण संस्थानों में। जानिए, आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जहार। आज की कहानी का शीर्षक है सुधा डियर। घंटी बजी। स्टाफ रूम से कुलकर्णी मैडम बाहर निकल गई। मैंने अलमारी से नोट्स निकाल लिए और 12वीं क्लास की ओर चल पड़ा। लड़के बरामदे में मंडरा रहे थे। उनका आपस में बात करना, हंसना, ठिठोली करना कानों में प्रवेश कर रहा था। मैं कक्षा की दिशा में बढ़ रहा था। दूसरे प्राध्यापक बंधु भी अपनी अपनी कक्षाओं की ओर जा रहे थे। कुछ कक्षाओं में जा बैठे थे, कुछ इस कक्षा से उस कक्षा में जा रहे थे। लड़कियां भी अपने अपने ग्रुप के साथ कक्षाओं में प्रवेश कर रही थी। मैं इधर उधर नजरें घुमाता हुआ बढ़ रहा था। रास्ते में हॉस्टल के 2-3 लड़कों ने जय भीम कहा। मैंने उन्हें अवकाश में मिलने के लिए कहा और कक्षा में दाखिल हो गया। लड़के खड़े हो गए, लड़के बैठ गए अभिवादन के लिए, जिस तरह आप लोगों ने हमने सबने अपने स्कूल टाइम में किया है। टीचर को देख के खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। मैं टीवी के निदेशक की तरह मुस्कुरा दिया। कक्षा में सरसराहट सी फैल गई, फिर खामोशी। मैंने टेबल पर पुस्तक रख दी, डस्टर से बोर्ड साफ किया, कक्षा की ओर एक बार देख भी लिया। लड़कों की कतारें तयशुदा थी, उनके बैठने के स्थान भी पूर्व निर्धारित थे। मैंने डेस्कों की कतारों के बीच एक चक्कर लगाया। पूर्व निर्धारित स्थानों पर सब बैठे हुए थे, मतलब जाति के आधार पर। बाईं ओर हॉस्टल के लड़के बैठे थे। उनकी घिसी पिटी पोशाक, पहचानी सी मुस्कुराहट, भड़कीली ड्रेस। वहां मैं बीच की कतार में आ गया। शहर के लड़के, बेहतरीन कपड़े, मोटे ताजे, खाने पीने की सुचारू रूप से व्यवस्था होने के कारण। एक ही क्लास में 2-2 वर्ग के साथ मुकाम करने वाले। परली और लड़कियों की कतार थी। लड़कियों की डेस्क से होकर मैं आगे बढ़ने लगा। गजरे के फूलों की गंध, सेंट की खुशबू नथुनों को उत्तेजित कर रही थी। भीगे बाल, भीगा सा कुमकुम, सरसराहट भरी नजरें, मन को पागल कर देने वाला माहौल था। आखिरी बेंच में फ्लर्ट किस्म की लड़कियां बैठी हुई थीं, जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड, पिछली कहानी में पढ़ा था, ओछी जातका में, कि फ्लर्ट किस्म की लड़कियां होती हैं। इनका काम क्या होता है जानिए। लड़कों को घुमाना, होटलों में घंटों बैठना, रोजाना किसी नए बकरे को फंसाना, यही इनका शौक था। शादी से पहले के टाइम पास के लिए ही मानो वे कॉलेज जाती थीं। आजकल भी लड़कियों का पढ़ना कोई मायने नहीं रखता। अधिकतर लड़कियों का स्कूल कॉलेज छुड़वा दिया जाता है ताकि लड़कों की पढ़ाई आगे जारी रखी जा सके। बहुत कम अभिभावक हैं अभी भी जो लड़कियों की शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं। दोस्तों को इकट्ठा करना, पार्टियों में जाना, ट्रिप्स अरेंज करना, कक्षा की उपेक्षा, कक्षा के बाहर ज्यादा रमते रहना, यही इनकी पढ़ाई थी। बीच वाले बेंच पर 2-3 दलित लड़कियां बैठी हुई थी। उनके रंग रूप से उनकी जाति जाहिर हो रही थी। अपने व्यक्तित्व से ईमानदार थीं। गरीबी के बावजूद ठीक ठाक रहने की कोशिश की थी इन्होंने। अगले बेंचों पर कुछ करियरिस्टिक लड़कियां, बिल्कुल सामने वाली बेंच पर कविता गद्रे। कविता मेरे अध्यापन की प्रेरणा है। मैं जब नहीं होती तब पढ़ाने का मूड ही चला जाता है। उसके हाजिर होने पर पीरियड में रंग भर जाता था। उसका तल्लीन होकर सुनना, बीच में ताली से ताली की तरह नजरों से नजरें मिलाना, लजाकर मुस्कुरा देना, इन बातों से पढ़ाने में खुमार छा जाता था। बेल बजने का पता ही नहीं चलता था। लगता था कि हरदम इसी कक्षा में पीरियड लेता रहूं। कविता शायद ही मेरे पीरियड का नागा करती थी। उसी के पीछे शैली थत्ते बैठती थी। मैं देखता हूं कविता की ओर,
लेकिन शैला को लगता है कि मैं उसे देख रहा हूं। वह भी अपनी नजरों का जाल फैला देती है। अपना व्यवसाय ठहरा मास्टरी का, उम्र भरी जवानी की, अभी अभी एमए पास किया और लगे पढ़ाने, छेड़छाड़ की उम्र। लेकिन हम ठहरे प्राध्यापक कि अब क्या करें, फंस गए। एमए करने वाले लड़के बहुत लड़कपन में ही होते हैं। हालांकि मैच्योरिटी का लेवल टीन एज से उनका ज्यादा हो जाता है, लेकिन भरपूर जवानी होती है लड़कियों को छेड़ना ताड़ना। और उस उम्र में वे प्राध्यापक बन गए, मन को मार रहे हैं। आसपास रंग बिरंगे फूलों की आतिशी जंगल, इतनी हसीन लड़कियों में किसे देखें किसे ना देखें, सर सर कहकर पास आने वाली लड़की की सोहबत मन में कई तूफान खड़े कर जाती है। अदब से मुस्कुराकर रास्ते से हटने वाली लड़कियां, शर्माकर रास्ते में ही खड़े रह जाने वाली लड़कियां, बिना वजह डिफिकल्टी ले आने वाली लड़कियां, सर जी हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए कहने वाली ढीठ लड़कियां, सर नोट्स कब देंगे पूछने वाली धृष्ट लड़कियां, लड़कियों का प्राध्यापक और प्राध्यापकों की लड़कियां। प्रोफेसर अविनाश स्वामी की एक मित्र हरदम स्टाफ रूम में आती रहती है, पता नहीं क्लास में बैठती भी है या नहीं। प्रोफेसर स्वामी लड़कियों को पटाने में बड़े माहिर हैं। लास्ट ईयर की किसी लड़की को लेकर लाइब्रेरी में बातें करते बैठना उनका शौक है। ढलती उम्र में भी रंगीन बुशर्ट पहन मेकअप कर जवानी की नुमाइश करने वाले हजरत। प्रोफेसर स्वामी की मित्र है बीए की कक्षा मॉनिटर मिस सुधा पटनायक। देखा जाए तो प्रोफेसर स्वामी और सुधा पिता पुत्री की उम्र के हैं। मुझे पुराने जमाने के बेमेल विवाह याद आ जाते हैं। क्या दूल्हे की उम्र और क्या लड़की की। परसों दोनों को रोते हुए देखा, दोनों की आंखें लाल लाल हो गई थी। अब प्रोफेसर स्वामी तो मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ठहरे, इससे मैं कुछ बोल नहीं पाया, सीधा बाहर चला आया। लेकिन मेरे मन में दृढ़ संकल्प भी कर लिया था कि एक दिन मैं भी किसी लड़की को लेकर इसी तरह लाइब्रेरी में बैठूंगा। फिर कविता गधरे से पूछना ठीक रहेगा क्या। अभी से फैंटेसी वर्ल्ड चल रही है, ऐसी फैंटेसी जिसको करने की इनको कभी इजाजत नहीं दी गई। हमेशा एक दूरी बनी रही इनकी सभ्य समाज से, सभ्य लड़कियों से। अब जब मौका मिला है तो हमारे नायक अपनी फैंटेसी में से जूझ रहे हैं। ये लड़कियां यहाँ पढ़ने आती हैं या रोने धोने। लेडीज कॉर्नर याद आता है, फैशन से सजा हुआ कॉर्नर, अनगिनत नजरों को बांध रखने वाला। रोकने के बावजूद नजरें इधर उधर दौड़ जाती हैं। नजरों को बांधा नहीं जा सकता। लेडीज कॉर्नर का मतलब काजल धुली अधमुंदी आंख। इस लेडीज कॉर्नर में जितनी सारी तितलियां हैं, उन तितलियों के लिए कितनी सारी कलियां खिल रही हैं। कॉलेज की कैंटीन में रुकी दो लड़कियां आकर पूछती हैं, मे आई कम इन सर। उनकी आवाज कक्षा में सीटी की नाई गूंज उठती है, मतलब सीटी की तरह गूंज उठती है। मैंने यस कह दिया। कक्षा में जरा सी हलचल, आखिरी बेंच पर ये लड़कियां बैठ गईं। पता नहीं लड़कियों ने किस लड़के की जेब को चूना लगाया। लड़के बेचारे बकरे, जैसे पिछली कहानी ओछी जात का में हमारा नायक बकरा बन जाता है। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। पृष्ठ क्रम 145, कविता क्रम 20, मेरे शब्दों। कवि का नाम शरण कुमार लिम्बाले। दलित लड़कों के चेहरे खिल जाते हैं, सवर्ण लड़कों के माथे पर शिकन आ जाती है। मेरे प्रिय शब्दों, मेरे कलेजे का उद्घोष बन जाओ, मेरे आंसुओं के शिलालेख बन जाओ, मेरी मुक्ति के शिल्पकार बन जाओ। जैसे एक बेहोशी में मैंने इन पंक्तियों को पढ़ा और दिन फूल पत्तियों के बारे में बोलने वाली मेरी जुबान आज कोड़े की तरह बरसने लगी। होंठों पर आवेग भर गया, माथे की नसें तन गई, आवाज में धार आ गई, आंखें आग उगलने लगी, तोप की तरह शब्द छूटने लगे। मैं भूल गया कि मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूं। बेसाख्ता बोले जा रहा था। कक्षा खामोश। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के क्रांतिकारी आंदोलन की वजह से भारतीय समाज में आज एक प्रचंड चेतना का उद्भव हुआ है। खास करके दलित समाज, जो हजारों वर्षों से गुलामी की जिंदगी जी रहा था, आज बोलने लिखने लगा है। दलित साहित्य में उनकी उम्मीदों और अरमानों की परछाइयां उभरने लगी हैं। मेरी आवाज ऊंची होती गई। आसमान में बादल छा जाएं, तूफानी हवा चलने लगे, बिजली कौंधने लगे, तो जो दशा होगी वही मेरी हो गई थी।
मैं ना कविता गदरे को देख रहा था ना कक्षा को। मैं पागल की तरह वेदना को पढ़ता जा रहा था। बेल बज उठी। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। इसके बाद पीरियड नहीं था। मैंने आखिरी बार कक्षा की ओर देखा। एक छात्र दूसरे से मेरी जाति के बारे में पूछ रहा था। मैं मन ही मन ढह गया कि कहाँ हमारे नायक को इस बात का गुमान कि वे एक अच्छे प्राध्यापक हैं, लेकिन अचानक जाति बीच में आ गई और छात्रों में कानाफूसी शुरू हो गई, जिससे उनका सारा कॉन्फिडेंस धाराशायी हो गया। लड़कों की प्रतिक्रिया सुनाई दे रही थी। मैं दलित हूं, इसीलिए इतने आवेग से पढ़ाता हूं। मेरा भावुक हो उठना कुछ सवर्ण लड़कों को अच्छा नहीं लग रहा था। छात्रों की भीड़ को चीर कर मैं स्टाफ रूम की ओर बढ़ गया। दो एक दलित लड़कियों ने बताया कि उन्हें पाठ बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं दुखी था। कुलकर्णी मैडम अगर इस पाठ को पढ़ाती तो छात्रों में कोई प्रतिक्रिया भी नहीं होती। मतलब उनका इस पाठ को पढ़ाना, कुलकर्णी सवर्ण जात होती है और मैडम कुलकर्णी अगर इसको पढ़ाती तो वे सिर्फ एक खाना पूर्ति कर देती कि कोर्स में है, पढ़ाना है, मजबूरी है टाइप से। पीरियड नहीं था, इसलिए मैं प्रोफेसर कांबले के साथ चाय पीने चल पड़ा। कॉलेज की कैंटीन लड़कों से भरी हुई थी। एक कोने में हमने 2 कुर्सियां ढूंढ ली और बैठ गए। मेरा चेहरा गंभीर था। प्रोफेसर कांबले ने अपनी सीनियरिटी के अधिकार से मुझे नसीहत दी। मैंने भी सुन लिया। जूनियर होने की वजह से बिल का भुगतान भी किया। पता नहीं नया पद कब बनाने वाले हैं। जब तक नया हेड नहीं आ जाता वर्कलोड कम नहीं होने वाला। पता है नया कौन आ रहा है? नहीं तो अरे भाई, वह बैराकपुर की राणे आने वाली हैं। वह तो वही नौकरी करती है ना? अरे वह स्वामी सर की मित्र है। सर जी को लगता है कि अपने मित्र साथ रहे तो अच्छा रहेगा। मैंने जब उसे साक्षात्कार के लिए आते हुए देखा तभी पहचान लिया कि इसी को लिया जाएगा। फिर ये लोग साक्षात्कार का नाटक क्यों करते हैं? तो यही वो वजह है। साक्षात्कार जो होते हैं वो नाटक भरे होते हैं, सिर्फ एक खाना पूर्ति होती है, आई वॉश जिसे कह सकते हैं। पहले से ही डिसाइड हो चुका होता है कि किसको किस पोस्ट के लिए किसका चुनाव करना है, कौन आएगा और कौन जाएगा। और आपको पद से हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। वह सब तो प्रोसीजर है। मिसेस राणे स्वामी सर की छात्रा है। सर के साथ उनकी अच्छी बनती है। अभी भी हर इतवार को सर से मिलने आती हैं। उन्हीं के निर्देशन में एमफिल कर रही है। एक पंथ दो काज। एमफिल भी हो जाए, छात्रा भी पास रह जाए और नौकरी भी लग जाए। बल्कि ये तो 3 काज हो गए। मेरा सर चकराने लगा, मुंह सूख गया, नजर का नूर चला गया। सामने से कविता गदरे आ रही थी। उसकी ओर देख नहीं पाया, सीधा निकल आया। स्टाफ रूम में आते ही चपरासी ने संदेश दिया, स्वामी सर ने आपको याद किया है। कहाँ? लाइब्रेरी में। प्रोफेसर स्वामी सर दरअसल सरदर्द का दूसरा नाम है। मैं स्वामी सर से बेहतर पढ़ाता हूँ, इसीलिए छात्र मुझसे खुश है। स्वामी सर किसी की सिफारिश पर लगे थे। उनकी पंसारी वाली दुकान थी। साहित्य, संस्कृति आदि बातों के बारे में बोलने के स्थान पर उन्हें बाजार भाव, भवन निर्माण, बैंक लोन आदि के बारे में बोलना ज्यादा दिलचस्प लगता था। मैं छात्रों में प्रिय था, यह बात उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती थी। दूसरी बात यह भी थी कि मैंने उन्हें सुधा थत्ते के साथ एकांत में देख लिया था। इस बात का भी गुस्सा हो शायद। और फिर मैं आरक्षित कोटे से आया हुआ था। अगले साल मेरी मियाद पूरी हो रही थी कि पॉपुलर टीचर है, स्टूडेंट्स इन्हें चाहते हैं, इनके पढ़ाने की शैली अच्छी है, यहाँ तक कि वे प्रोफेसर स्वामी से ज्यादा पॉपुलर हैं। अब ऐसी वजह ढूंढनी पड़ेगी जिससे इन्हें आराम से पद से निवृत्त किया जा सके और उसकी जगह पर किसी और को लाया जा सके। वैसे तो कुलकर्णी मैडम भी आरक्षित पद पर ही काम कर रही हैं। यही निचोड़ है, यही सार है इस कहानी का कि जो टीचर्स हैं, आरक्षित पदों को बोल दिया जाता है कि काबिल कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जिस कॉलेज से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हिंदू कॉलेज का, यदि मैं साइंस डिपार्टमेंट का एक केस था, काफ़ी अरसा हुआ, यहीं का कॉलेज का पढ़ा हुआ स्टूडेंट BA ऑनर्स से
फिजिक्स से, सब्जेक्ट भी बता रही हूँ, फिजिक्स का टॉपर, एमए में भी फिजिक्स टॉपर, एमफिल का टॉपर, पीएचडी का टॉपर, लेकिन फिर भी जब उसने आवेदन भरा हिंदू कॉलेज में फिजिक्स टीचर के लिए तो उसे डिसक्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि कोई काबिल कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा, जबकि वो खुद हिंदू कॉलेज का पढ़ा हुआ था। 2 बार 3 बार आवेदन के बाद जब लगातार उसके आवेदन को नजरअंदाज नहीं किया जा सका तब जाके उसको भर्ती किया गया। लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उससे परेशान होकर वो बेचारा छोड़कर चला गया। नॉर्थ इंडिया का स्टूडेंट था, ये भी मैं आपको बता रही हूं। तो इस तरह जातिवाद काम करता है। इसीलिए हरिशंकर परसाई जी बोलते हैं कि ये जो विश्वविद्यालय हैं ये घृणित अड्डे हैं जातिवाद के। काबिल उम्मीदवार नहीं मिलता, इसलिए पिछले 4 सालों से काम कर रही हैं। मेरे जैसा उम्मीदवार मिल गया तो अब उसे निकाल देने और उसकी बेइज्जती करने की कोशिशें जारी हैं। मैं दिन ब दिन डूबता जा रहा था। प्राध्यापक की नौकरी से तो पटवारी की नौकरी अच्छी। मैं स्वामी सर से लाइब्रेरी में मिला, सामने उनके सुधा थत्ते विराजमान थी ही। अब सर क्या बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, और कैसी बेकार की वजह ढूंढी जा रही है ये भी सुनिए। आपने 12वीं के शरण कुमार लिम्बाले की कविता पढ़ा दी। आपको पढ़ाना लड़कों को जातिवाद लग रहा है। आप जातिवादी भावनाओं को भड़काने वाले थे। आप में पढ़ाने का शऊर नहीं है। लड़कों से काफी शिकायतें आई हैं। आपको पढ़ाते समय अपनी जाति को भूल जाना चाहिए, सिर्फ दूसरों को याद रखना चाहिए। कक्षा में कई जाति के लड़के होते हैं। आप दलित साहित्य ना ही पढ़ाएं तो अच्छा। कुलकर्णी मैडम पढ़ा देंगी, आप बचे हुए पोर्शन को कवर करें। क्यों, मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता? ये तो मेरे साथ अन्याय है। कुलकर्णी मैडम तो दलित कविताओं को पढ़ाती ही नहीं है। कह देती हैं आज मेरा मूड नहीं, या इस पाठ को ऑप्शन में डाल दो, इसमें पढ़ाने जैसी कोई बात नहीं, तुम लोग इसे पढ़ डालो खुद ही, वगैरह वगैरह। दलित साहित्य का मैंने अध्ययन किया है, उसे पढ़ाने में मेरी दिलचस्पी है। आप बाद में मिलिए, हम लोग प्राचार्य जी से बात करेंगे। अच्छी बात है। प्रोफेसर अविनाश स्वामी ने मेरी बेइज्जती की थी। गुस्सा से हंसते हुए वे सुधा की ओर मुड़ गए। कहा, इधर की मराठी कविताएं काफी जटिल और दुर्बोध हो गई हैं, बिल्कुल आजकल की लड़कियों जैसी। सर मैं चलती हूँ। सुधा डियर रुक जाओ ना, हम लोग साथ साथ ही चलेंगे। सुधा डियर, इन शब्दों का मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना जरूर था कि ये बातें मेरी जवानी को भड़काने वाली थीं कि कितना रौंदेंगे। हर तरफ तिरस्कार। तो ये हैं वो सारी चीजें जो इस कहानी में कहीं तो व्यंग्यात्मक रूप में गई हैं, लेकिन बेहद संजीदा मुद्दों को इस कहानी के जरिए उठाया गया है। और जातिवाद का ये सबसे घृणित रूप है कि आपको पढ़ाने तक नहीं दिया जाता। इस चीज की सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए कि विश्वविद्यालयों में कितने आरक्षित पद हैं जो अभी तक भरे नहीं गए हैं। हमारे लोग, हमारे सांसद, हमारे संगठन क्या कर रहे हैं इस चीज को लेकर, इस ओर भी ध्यान दीजिए। अकेले से ये नहीं हो सकता। कोई अकेला व्यक्ति पूरे कारवां को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए सबका एकजुट होना जरूरी है। आज की ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगले एपिसोड में अगली कहानी, अगले मुद्दे के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।